आज क्या पढ़ना है? न्यायपालिका। क्या पढ़ना है? न्यायपालिका। संविधान के अनुच्छेद नंबर 124, संविधान के अनुच्छेद नंबर 124 में वर्णन है किसका? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद नंबर 124 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है और इसमें परिभाषित किया गया है कि भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र और एकल न्यायपालिका होगी। स्वतंत्र और एकल न्यायपालिका होगी। भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र और एकल न्यायपालिका होगी। स्वतंत्र का मतलब है वो हमारी जो न्यायपालिका है वो किसी के अधीन नहीं होगी, है ना। जैसे संसद है वो 3 चीजों से मिलकर बना है ना, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, है ना। और ये भारत सरकार के अधीन, है ना, नेताओं के अधीन काम करती है। या कोई भी जो और सरकारी संगठन है वो सरकारी संस्था है वो सरकार के अधीन क्या करती है? काम करती है। लेकिन न्यायपालिका जो है किसी के अधीन नहीं है। ये सरकार के अधीन काम करती है क्या? नहीं। ये सरकार से विपरीत, ये तो सरकार के खिलाफ भी क्या करती है? फैसला सुना देती है। तो ये किसी के अधीन नहीं है, इसलिए कैसी है? स्वतंत्र। ठीक है। एकल है मतलब इसके साथ कोई और नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे लोकसभा के साथ राज्यसभा, राष्ट्रपति सब जुड़ के क्या बनाते हैं? संसद बनाते हैं। लेकिन ये अकेले है, इसके साथ कोई और जो है संस्था या जो पद है वो नहीं जुड़ा हुआ है। ये अपने आप में एकल, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एकल। तो इस तरह भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र और कैसी न्यायपालिका है? एकल न्यायपालिका। क्लियर है? भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी शुरुआत 1935 में भारत परिषद अधिनियम के तहत संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी। संघीय न्यायपालिका 1935 में भारत परिषद अधिनियम आया था, उसी के तहत भारत में ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। किस नाम से? संघीय न्यायपालिका के नाम से। लेकिन जब भारत का संविधान बना तो इस संघीय न्यायपालिका के जो नियम कानून थे वो भारत परिषद अधिनियम 1935 के थे। उसमें कुछ और नियमों को शामिल करके हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो अनुच्छेद नंबर 124 में वर्णित है इसको शुरुआत किया गया 28 जनवरी 1950। तो वर्तमान का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अस्तित्व में कब आया? 28 जनवरी 1950। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई बोलेगा? तो 1935 में वो संघीय न्यायपालिका के नाम से क्या हो चुकी थी? स्थापित हो चुकी। क्लियर है इतना? अब अनुच्छेद देखो, इसके जो अनुच्छेद है ना उसको सीरियस लाइन से ना पढ़ के कैसे पढ़ेंगे? जहां जरूरत होगी वहां बताऊंगा। ठीक है। अब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1935 में हुई और जो वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय है वो अस्तित्व में कब आया? 28 जनवरी 1950। ठीक। इसका जो मुख्य पीठ है ना, मुख्य पीठ जो है वो दिल्ली में होगा, ऐसा लिखा है अनुच्छेद नंबर 130। अनुच्छेद नंबर 130 में लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ होगा? दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ होगा? दिल्ली में होगा, ऐसा अनुच्छेद नंबर 130 के तहत हमको जानकारी मिलती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय को दिल्ली के अलावा किसी और स्थान में लगाया जा सकता है या नहीं? तो इसका जवाब देता है अनुच्छेद नंबर 180। और अनुच्छेद नंबर 180 बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय को दिल्ली के अलावा भारत के किसी भी स्थान पर लगाया जा सकता है। और ये लगाएगा कौन? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति। क्लियर है? तो दिल्ली के अलावा भी क्या सर्वोच्च न्यायालय कहीं और केस को सॉल्व करने के लिए जा सकता है? तो हाँ, जा सकता है। और कैसे जाएगा? तो इसको मुख्य न्यायाधीश लेके जाएगा। और किसकी अनुमति से लेके जाएगा? तो राष्ट्रपति की अनुमति से लेके जाएगा। ऐसा भारत में 2 बार हो चुका है, यानी दिल्ली से बाहर भी सर्वोच्च न्यायालय लग चुका है। तो एक बार लगा था हैदराबाद में और एक बार लगा था कहाँ? श्रीनगर। एक बार हैदराबाद में और एक बार लगा था कहाँ? श्रीनगर। क्लियर है? अब ये जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका गठन बताया गया है अनुच्छेद नंबर 124(1), है ना। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किसमें मतलब बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 124(1) में गठन बताया गया। ठीक है। तो जब मूल संविधान
था मूल संविधान में, सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा। एक क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश होगा, और उसकी सहायता के लिए 7 क्या होंगे? अन्य न्यायाधीश। क्लियर है? तो अनुच्छेद नंबर 124(1) में सर्वोच्च न्यायालय के किसके बारे में बताया गया है? गठन या संरचना के बारे में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की संरचना कैसे होगी, उसका गठन कैसे होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में मूल संविधान में लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 क्या होगा? अन्य न्यायाधीश होगा। और साथ ही लिखा है कि समय समय पर जब जरूरत होगी तो मुख्य न्यायाधीशों की संख्या जो है संसद के द्वारा क्या की जा सकती है? बढ़ाई जा सकती है या कम ज्यादा की जा सकती है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है ना। तो समय के साथ साथ केस बढ़ते गए और बढ़ते गए तो न्यायाधीशों की जरूरत भी क्या हो गई? बढ़ते गई। तो समय समय पर इसकी संख्या को क्या की गई है? बढ़ाई गई है। 2008 में बढ़ाकर संसद के द्वारा 2008 में बढ़ाकर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी की गई थी? 30। क्या की गई थी? 30 अन्य न्यायाधीश। लेकिन अभी हाल ही 2019 में और बढ़ाया गया। अब एक मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने अन्य न्यायाधीश होंगे? 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। इस तरह वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की टोटल संख्या कितनी होगी? एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश, टोटल 34 न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय में क्या है? कार्यरत। क्लियर है? ठीक है। मूल संविधान में कितने? एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। समय समय पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। 2008 में परिवर्तन किया गया। कितना रखा गया? एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 30 अन्य न्यायाधीश। ठीक है। और अभी हाल ही 2019 में परिवर्तन किया गया संसद के द्वारा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की संरचना में बताया गया कि एक मुख्य न्यायाधीश और कितने? 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। और इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय में टोटल 34 न्यायाधीश। क्लियर है? अब ये जो न्यायाधीश होंगे इनका कौन आएगा? इनकी योग्यता क्या है? तो इनकी योग्यता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद नंबर 124(3), है ना। योग्यता के बारे में बताया गया है इसमें अनुच्छेद नंबर 124(3) की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या क्या होगी, वो अनुच्छेद नंबर 124(3) में वर्णित है। और इसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए पहला योग्यता कि वो भारत का क्या हो? नागरिक, भारत का नागरिक हो। और दूसरा बताया गया है कि किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक क्या हो? न्यायाधीश रहा हो। तो किसी भी उच्च न्यायालय का मतलब एक ही में नहीं, एक किसी में भी, मतलब वो लगातार 5 साल। जैसे मान लो अभी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का है 2 साल तक, फिर 3 साल तक मध्य प्रदेश, तो टोटल कितना हो गया? 5 साल। मतलब उच्च न्यायालय होना चाहिए वो अलग अलग राज्यों का या अलग अलग उच्च न्यायालय भी हो सकता है। तो किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक क्या हो? न्यायाधीश रहा हो। अगर न्यायाधीश नहीं है तो किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक क्या हो? अधिवक्ता। किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक क्या हो? अधिवक्ता रहा हो, है ना। उसको क्या बनाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। इन दोनों के अलावा यदि वो व्यक्ति राष्ट्रपति के नजर में परांगत विधिवक्ता हो, नजर में परांगत विधिवक्ता, यानी राष्ट्रपति को लगता हो कि कोई व्यक्ति कानून का अच्छा जानकार है, तो राष्ट्रपति उसको क्या बना सकता है? न्यायाधीश बना सकता है सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता की बात अनुच्छेद नंबर 124(3) में कही गई है, जिसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए, या किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए, वकालत किया होना चाहिए, या राष्ट्रपति के नजर में परांगत क्या होना चाहिए? विधिवक्ता, यानी कि कानून का जानकार होना चाहिए। क्लियर है? ये बताया गया अनुच्छेद नंबर 124(3). ठीक। अब इनकी नियुक्ति कैसी होगी? नियुक्ति कैसी होगी? तो नियुक्ति के बारे में बताया गया है अनुच्छेद नंबर 124(2). अनुच्छेद नंबर 124(2) में बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में। ठीक है, तो इन दोनों की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। इन दोनों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। लेकिन ध्यान से सुनना, दोनों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कैसे करेगा? भारत में इसके लिए कॉलेजियम सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम का कॉलेजियम सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है ना। क्या होता है, 4-5 नाम जाते हैं राष्ट्रपति के पास और उनमें से राष्ट्रपति एक को क्या कर सकता है? मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। जितने भी अन्य न्यायाधीश है ना, उनमें से 5 का नाम जो है राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति एक को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर देगा। यही क्या है? कॉलेजियम सिस्टम। ये नियुक्ति जो है अनुच्छेद नंबर 124(2) में वर्णन है। तो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है वो कॉलेजियम सिस्टम से करता है। जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश है उनमें से 5 वरिष्ठ न्यायाधीशों का नाम राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उनमें से किसी एक को क्या बना देता है? मुख्य न्यायाधीश बना देता है। लेकिन भारत में परंपरा ये चली आ रही है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का सबसे सीनियर अन्य न्यायाधीश होता है, सबसे सीनियर अन्य न्यायाधीश होता है, उसे ही राष्ट्रपति क्या बना देता है? मुख्य न्यायाधीश बना देता है। लेकिन ऐसा नहीं है ना, राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। हुआ था कब? इंदिरा गांधी के कार्यकाल के समय जब फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, तो जो सीनियर था उसको छोड़कर, उसके बाद जो सीनियर था उसको छोड़कर, उसके बाद जो सीनियर है उसको भी छोड़कर चौथे नंबर का जो सीनियर था उसे क्या बनाया गया था? मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। क्लियर है? तो राष्ट्रपति जो है किसी भी अन्य न्यायाधीश को क्या बना सकता है? मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। क्लियर है? और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है वो मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है वो किसके सलाह पे करता है? मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर करता है। ठीक है, इन अन्य न्यायाधीशों का अगर ट्रांसफर करना है, अन्य न्यायाधीश को ट्रांसफर करके किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाना है, मतलब यदि इनका स्थानांतरण करना है तो भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और स्थानांतरण के लिए मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों का क्या लिया जाता है? सलाह लिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जो है कॉलेजियम सिस्टम के तहत करता है। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर करता है। अन्य न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के सलाह पर करता है। क्लियर है? इसके अलावा 2 प्रकार के और न्यायाधीश बनने, कार्यकारी न्यायाधीश जिसका वर्णन अनुच्छेद नंबर 126 में है, और एक होता है तदर्थ न्यायाधीश जिसका वर्णन अनुच्छेद नंबर 127। ठीक है, कार्यकारी न्यायाधीश और तदर्थ न्यायाधीश। अब जैसे मुख्य न्यायाधीश चला गया छुट्टी में, है ना, उसका कार्यकाल खत्म नहीं हुआ है, वो कुछ समय के लिए छुट्टी मनाने चला गया, तो उसके जगह में कौन मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करेगा? ये कहलाता है क्या? कार्यकारी न्यायाधीश। और इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, है ना। कार्यकारी न्यायाधीश राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में क्या कर सकता है? नियुक्त कर सकता है। ये अनुच्छेद नंबर किसमें वर्णन है? 126। अब बात करते हैं किसकी? तदर्थ न्यायाधीश। देखो, सर्वोच्च न्यायालय में जब कोई केस आता है तो उस केस का फैसला सुनाने के लिए अकेला न्यायाधीश नहीं बैठता, कम से कम 3 न्यायाधीश बैठते हैं। कम से कम कितना? 3। और आपको एक अधिकार बताया था, शक्ति बताया था अनुच्छेद नंबर 143 के तहत कि राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकता है? कानूनी सलाह ले सकता है। तो राष्ट्रपति जब कानूनी सलाह लेता है ना, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों का पैनल बैठता है। कितने जजों का? 5 जजों का पैनल बैठता है। वो 5 जज मिलकर उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे उस विषय के ऊपर, और फिर राष्ट्रपति को क्या देते हैं? सलाह। कितने जज मिलकर? अब मान लो सर्वोच्च न्यायालय में 5 जज नहीं, सर्वोच्च न्यायालय में 5 जज नहीं है, तो लेकिन कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए, लेकिन 5 नहीं है, तो उसको पूरा करना पड़ेगा ना। तो उसको बोलते हैं गणपूर्ति या कोरम। गणपूर्ति या कोरम, ठीक है। गणपूर्ति या कोरम उसमें भी पढ़े थे राज्यसभा और लोकसभा में। उसकी बैठक प्रारंभ होने के लिए 1/10 सदस्यों का होना गणपूर्ति के लिए आवश्यक है। तो उसी तरह न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में गणपूर्ति के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है।
उन्हीं न्यायाधीशों को क्या कहा जाता है? तदर्थ न्यायाधीश। क्लियर है ना? जब गणपूर्ति या कोरम के लिए जिन न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उनको क्या कहा जाता है? तदर्थ न्यायाधीश कहा जाता है। इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति की सहमति पर मुख्य न्यायाधीश करता है। याद रखना, राष्ट्रपति नहीं करता, इसकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश करता है। लेकिन किसकी सहमति पर करेगा? राष्ट्रपति की सहमति पर करेगा। राष्ट्रपति की सहमति पर जो है ये मुख्य न्यायाधीश जो है तदर्थ न्यायाधीश की क्या करता है? नियुक्ति करता है। और इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद नंबर 127। क्लियर है? तो अनुच्छेद नंबर 127 में बताया गया है तदर्थ न्यायाधीश के बारे में। जब इन न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो न्यायाधीशों को क्या दिलाना पड़ता है? शपथ। शपथ का वर्णन अनुच्छेद नंबर 124(6). शपथ का वर्णन है अनुच्छेद नंबर 124(6) में। अनुच्छेद नंबर 124(6) में बताया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश को क्या दिलाया जाएगा? शपथ दिलाया जाएगा। क्लियर है? शपथ के बाद बात करेंगे किसका? वेतन। तो वेतन का वर्णन है अनुच्छेद नंबर 125। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश के वेतन का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद नंबर 125 में है। और इसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपया महीना होगा। 2,80,000 रुपया महीना होगा मुख्य न्यायाधीश का वेतन। वहीं अन्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो 2,50,000 रुपए होगा। ठीक है? 2,80,000 रुपए मुख्य न्यायाधीश का वेतन और 2,50,000 रुपए अन्य न्यायाधीश का वेतन होगा। पहले ये 1 लाख रुपए था, मुख्य न्यायाधीश का वेतन पहले 1 लाख रुपए था और इसका 90,000 रुपए अभी बढ़ गया है 2,80,000 रुपए मुख्य न्यायाधीश का वेतन और अन्य न्यायाधीश का वेतन जो है 2,50,000 रुपए। क्लियर है? इसके बाद बताएंगे क्या? कार्यकाल। ठीक है? तो कार्यकाल जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश का उनके उम्र का 65 वर्ष तक, उनके उम्र के 65 वर्ष तक उनका क्या होता है? कार्यकाल होता है। मान लो 60 साल की उम्र में कोई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना तो वो 65 साल यानी कि 5 साल करेगा। यदि 63 साल की उम्र में बना तो 2 साल ही वो क्या करेगा? काम करेगा। 65 साल में उसका क्या हो जाएगा? रिटायर। यानी उनके उम्र के 65 साल तक उनका क्या रहता है? कार्यकाल रहता है। ठीक है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु का कोई जिक्र नहीं है। न्यूनतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है। जैसे राष्ट्रपति बनने के लिए कितना वर्ष होना चाहिए? न्यूनतम आयु 35 वर्ष, है ना? लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। ऐसे न्यूनतम आयु का उल्लेख उन पदों के लिए है, लेकिन न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। जो कार्यकाल है वो उनकी आयु का कितने वर्ष तक होता है? 65 वर्ष तक का होता है। ठीक है? इसके बाद बताएंगे क्या? पद त्याग। तो पद त्याग कब करेंगे? जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तब वो अपने पद का क्या करेंगे? त्याग करेंगे। दूसरा, यदि वे स्वेच्छा से अपने पद को त्याग करना चाहते हैं तो चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश हो, वो अपना त्याग पत्र देता है किसको? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, ये अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। क्लियर है? इसके अलावा 2 कारण से हम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को उसके पद से क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, है ना? तो कौन कौन सा कारण? यदि कोई न्यायाधीश क्या कर रहा हो? भ्रष्टाचार कर रहा हो, कदाचार कर रहा हो, या शारीरिक रूप से वो कैसा हो? असमर्थ हो। शारीरिक रूप से कैसा हो? असमर्थ हो। 65 साल की उम्र तक आदमी का जीवन चल जाए बहुत बड़ी बात है नहीं? है ना? अब डोगरा हो गया बेचारा, खुद चल नहीं पा रहा है और सर्वोच्च न्यायालय चलाने की बात कर, है ना? ऐसा हो सकता है। लेकिन वो पद को छोड़ ही नहीं रहा है, खुद चल नहीं पा रहा है लेकिन पद को नहीं छोड़ रहा है। ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो उन स्थितियों में हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। हटाने के लिए जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसी की तरह है। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया वो क्या है? महाभियोग प्रक्रिया। उसी की तरह ही प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है किसको हटाने के लिए? न्यायाधीश को हटाने के लिए। इसीलिए उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं?
महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। क्लियर है। अब ये हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ होगी, संसद में। हटाने के लिए संसद में क्या लाया जाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा। तो वो जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। यानी पहले लोकसभा में भी ला सकते हैं और पहले राज्यसभा में भी ला सकते हैं। लेकिन लाने के लिए कंडीशन, यदि आप किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लोकसभा में लाते हैं तो लोकसभा के 100 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। लोकसभा के 100 सदस्यों का समर्थन क्या है, जरूरी है। और यदि आप पहले राज्यसभा में लाते हो तो राज्यसभा के 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। समझ में आया। यदि आप किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए क्या करते हैं, प्रस्ताव लाते हैं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाते हैं, लोकसभा में पहले लाएंगे तो लोकसभा के 100 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। वहां से पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पास होगा। ठीक है। यदि आप पहले राज्यसभा में लाते हैं तो राज्यसभा के 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। फिर राज्यसभा से पास होगा, लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से पास होगा, फिर दोनों सदन से पास होने के बाद राष्ट्रपति जो है उसको उसके पद से क्या कर देता है, हटा देता है ना। दोनों सदन से पास होने के बाद राष्ट्रपति जो है जिस न्यायाधीश के लिए ये प्रक्रिया लाई गई है उस न्यायाधीश को पद से क्या कर देता है, हटा। क्लियर है। अभी तक किसी भी न्यायाधीश के लिए ये प्रक्रिया जो है सफल नहीं हुई है। लाया नहीं गया है, नहीं बोला, सफल नहीं हुई है। 2 बार लाया गया। ये जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया है 2 बार लाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे रामास्वामी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे, रामास्वामी। इनके लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया संसद में लाई गई थी लेकिन बाद में वापस नहीं हुई, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे रामास्वामी, जिनके लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई गई थी परंतु बाद में क्या कर ली गई, वापस ले ली। ऐसे ही बंगाल हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, बंगाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे सौमित्र सेन, है ना, उच्च न्यायालय के थे। ये सर्वोच्च न्यायालय के हैं और ये बंगाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे कौन, सौमित्र सेन। इनको भी हटाने के लिए संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया लोकसभा में आई थी और वो लोकसभा से पास हो गई। लोकसभा में लाई गई और लोकसभा से पास होकर कहा गया था राज्यसभा में। राज्यसभा में उसके ऊपर बहस होता उससे पहले इसने क्या दे दिया, इस्तीफा। इसको हटाने के लिए लाए थे लोकसभा में, लोकसभा पास हो गया, राज्यसभा पास होता, राष्ट्रपति उसको हटा देता, उससे पहले इसने क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रामास्वामी और बंगाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन के लिए लाया गया। क्लियर है। इसके अलावा जब कोई न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रिटायर होता है 65 वर्ष की आयु के बाद, वो अपना पद क्या करता है, त्याग करता है, तो वो भारत के किसी भी न्यायालय में या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता। यानी एक बार जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन गया वो भारत के किसी भी न्यायालय में जाकर वकीलगिरी नहीं कर सकता, वकालत नहीं कर सकता। ये बात क्या रखेंगे, क्लियर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया ये भारत के पहले क्या थे, मुख्य न्यायाधीश। भारत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कानिया। सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश, सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश थे बी चंद्रचूड़। बी चंद्रचूड़ है वो सबसे लंबे कार्यकाल वाले क्या है, मुख्य न्यायाधीश। और अभी वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना, ठीक है। एन.वी. रमन्ना जो है ये वर्तमान भारत में क्या है, वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के क्या है, मुख्य न्यायाधीश। सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन है, बी चंद्रचूड़। और सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कानिया। क्लियर है। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। कौन थी, फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश थी बोल रहा हूँ, सिर्फ क्या थी, न्यायाधीश। अभी तक कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है ना। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में
महिला के रूप में नियुक्त होने वाली अन्य न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी, है ना। पहली महिला अन्य न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी, जिसका सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति। तो 2-3 शक्ति तो मैं पढ़ा चुका हूं, जैसे अनुच्छेद नंबर 32 के तहत, अनुच्छेद नंबर 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की क्या है? शक्ति है ना। मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति है। कितना रिट जारी करता है? 5। कितना रिट जारी करता है? 5 रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 131, अनुच्छेद नंबर 131, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार का शक्ति प्राप्त है। मूल क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार का शक्ति प्राप्त है। इसका मतलब यह है, ये अनुच्छेद जो है ये परिभाषित करता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मूल क्षेत्राधिकार को, कि कुछ विषय है जो केवल और केवल कहाँ सुनवाई होगा? सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगा, है ना। भारत में सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, ऐसे न्यायालय हैं, लेकिन कुछ विषय हैं जिनको हम सीधा कहाँ सुनवाई करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करेंगे। जैसे किसी मर्डर केस है, उसको पहले जिला न्यायालय में लगा सकते हो, वहाँ हार गए जीत गए तो वो उच्च न्यायालय जाएगा, वहाँ हार गए जीत गए तो सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई विवाद, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई विवाद है तो सीधा कहाँ सुना जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में सुना जाएगा। 2 राज्यों के बीच विवाद है तो वो कहाँ सुना जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में। किसी राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच विवाद है तो वो विषय कहाँ सुना जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में। तो ऐसे कुछ विषयों पर सुनवाई केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में होगा। यही अनुच्छेद नंबर 31 जो है क्या कहलाता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार। क्लियर है? 2 राज्यों के बीच भी विवाद है वो कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन 2 राज्यों के बीच नदी संबंधी जो विवाद है वो क्षेत्राधिकार में नहीं आता, वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता, क्योंकि नदी संबंधी विवाद जो है वो उच्च न्यायालय में भी क्या किए जा सकते हैं? सुलझाए जा सकते हैं। क्लियर है? ठीक। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 132, अनुच्छेद नंबर 132 अपीली क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार। किसी केस की सुनवाई निचले न्यायालय में हो चुकी, हम फिर भी उसका अपील क्या कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। कोई केस जो है हम जिला न्यायालय में हार गए या उच्च न्यायालय में हार गए तो फिर हम उसका अपील कहाँ कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। या किसी भी केस का अपील जो है हम सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। ये अधिकार देता है अनुच्छेद नंबर 132 इसको, सर्वोच्च न्यायालय को। इसीलिए उसको कौन सा अधिकार प्राप्त है? अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त है। किसी भी विषय पर हम उसमें सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद है अनुच्छेद नंबर 137, अनुच्छेद नंबर 137 पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन, है ना। पुनर्विलोकन की शक्ति देता है सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद नंबर 137। अब ये क्या होता है? किसी केस में फैसला हो चुका है, चाहे वो फैसला उच्च न्यायालय किया हो, सर्वोच्च न्यायालय किया हो, या किसी विषय पर नियम कानून बन चुका हो, लेकिन वो संविधान के तहत यदि गलत है तो उसके ऊपर पुनर्विचार करने की शक्ति है किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास। यदि सर्वोच्च न्यायालय किसी केस में अपना फैसला सुना चुका है, सर्वोच्च न्यायालय किसी केस में अपना फैसला सुना चुका है, तो फिर उस केस के फैसले को पुनर्विचार कर सकता है। ऐसा शक्ति देता है कौन सा? अनुच्छेद नंबर 137। मान लो किसी को मर्डर हुआ, है ना, कोई आया किसी को मुजरिम बना दिए, उसको सब क्या हो गया? 10 साल की सजा हो गई। लेकिन बाद में कोई अपील करता है कि ऐसे ऐसे सबूत मिला है, उसको सुनाया गया सजा क्या है? गलत। तो ऐसा उस सुनवाई पर फिर से क्या किया जा सकता है? पुनर्विचार किया जाए। मतलब फैसले पर भी पुनर्विचार किया जा सकता है। वही कहलाता है क्या? पुनर्विलोकन की शक्ति, जो अनुच्छेद नंबर किसके तहत मिलता है? 137 के तहत मिलता है। क्लियर है? इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 129, अनुच्छेद नंबर 129, इसके तहत अभिलेख न्यायालय कहलाता है। अभिलेख न्यायालय,
हमारी जो न्यायपालिका है वो अभिलेख न्यायपालिका है। अनुच्छेद नंबर किसके तहत? 129 के तहत। अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य है कि जो भी केस, जो भी फैसला न्यायालय में आएगा उसको रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाएगा। जो भी फैसला होगा, इसलिए देखे ना पिक्चरों में देखे होंगे कि इधर जज, इधर वकील बोलते रहता है, इधर जज अपना सुनते रहता है और इधर बगल में बैठ के टाइपराइटर वाला फटाफट टाइप करते रहता है। तो वो सारा चीज रिकॉर्ड करके रखा जाता है। इसीलिए हमारे न्यायालय को क्या कहा जाता है? अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, अनुच्छेद नंबर 129 के तहत। इतनी शक्ति प्राप्त है किसको? सर्वोच्च न्यायालय। इसके अलावा एक और बताया था, अनुच्छेद नंबर 143 के तहत राष्ट्रपति को क्या देता है? ये सलाह देता है। 5 जजों का पैनल बैठता है, राष्ट्रपति को किसी विषय पर कानूनी सलाह देता है, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। क्लियर है? इन सब के अलावा सर्वोच्च न्यायालय जो है, इन दोनों के अलावा सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान की व्याख्या करने की शक्ति है। संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त है और साथ में संविधान के संरक्षण की भी शक्ति किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो संविधान की व्याख्या करने की और संविधान को संरक्षित करने की शक्ति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। क्लियर है? तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित इतना चीजें हमको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे की क्लास में